हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th का ग्रामर जो है एक्सीलेंट ग्रामर से हम शुरू करते हैं पूरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहले टॉपिक हम है, इसको रूल्स बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, इसकी एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो इस तरह से सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको सारा तैयार करवा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और देखते हैं रूल्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। ये सारी सीरीज आप देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ग्रामर में गलत नहीं होगा इस टॉपिक से। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे, फिर इनडायरेक्ट स्पीच किसे जानेंगे। तो आप ऐसे जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, वक्ता की कही हुई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब कोई आदमी जैसे कहा सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए, डायरेक्ट स्पीच है। जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए दिए ना, शुरुआत में देखिए वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। पहला है हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, इसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन दिया गया, आई सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, वो उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। मतलब जो आदमी कहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, आप भी बता दिए कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसके आगे देखिए दिया गया यहाँ डायरेक्ट नरेशन। तो आप एक बात जान लीजिए कि चाहे डायरेक्ट नरेशन कहिए चाहे डायरेक्ट स्पीच, एक ही चीज़ है। डायरेक्ट माने होता प्रत्यक्ष, नरेशन माने होता कथन, स्पीच माने भी कथन होता है। तो इस तरह से नरेशन या स्पीच दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में किसी कही हुई बात को हम दो ढंग से लिखते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन जो कहेगा वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। देखिए दिया गया नीचे, इसमें क्या है कि ही कहने वाला है, आई एम गोइंग टू मुंबई, उसकी कही हुई बात है, जो कहते हैं लिख दिया गया। वहीं देखिए इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे? हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट करते हैं। सारांश मतलब अपने हिसाब से हम बदल के लिखते हैं। इसको ऐसे कहते हैं वक्ता की कही हुई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में बदल के लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण, अब यही बात है, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, इसको आप कहेंगे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, मतलब आदमी कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। आप अपने लिए अपने हिसाब से कहोगे तो आप तो नहीं कहोगे मैं ना, मैं और भी, आई और वी का प्रयोग आदमी अपने लिए कहता है, और यू का प्रयोग सामने वाले के लिए कहता है सेकंड पर्सन, और ही सी इट दे का प्रयोग किसी थर्ड के लिए कहता है। तो इसमें आप जिससे बता रहे हैं तो ये जो कहा है वो आपके लिए थर्ड पर्सन होगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कह रहे हैं ना सामने वाले से तीसरे की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें कुछ नियम है, इससे सेट के बाद दैट लगता है कॉमन नोट का हटाने के लिए। आई को मतलब बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो जाएगा। अब टेंस बदला जाता है, एम का वाज हो जाता है अगर टेंस बदला जाता है, EMR का वाज वर्ब में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाते हैं। ये सब आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे टेंस परिवर्तन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ आप नीचे आएंगे, मेन क्योंकि बातें बताया जा रहा है, फिर रूल्स फिर हम कवर करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे नियम समझ में नहीं आएगा। पहला रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वक्ता की बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया, ठीक है, समापिका क्रिया, जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? वक्ता की बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इसको जो है इन्वर्टेड कामास से बाहर लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाएगा। और ये जानते हैं मतलब स्पीच जो है दो प्रकार का, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसी में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। देखिए जैसे अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच। कोटेड स्पीच माने कहा गया कथन। तो इसमें समझाया गया कि जैसे राम ने कहा, तो यहाँ सेड जो है यही रिपोर्टिंग वर्ब है आपका। और विल यू गिव मी योर पेन फॉर ए डे, क्या आप अपनी कलम एक दिन के लिए दे सकते हो? तो ये आपका रिपोर्ट उसकी कही हुई बात है। इस वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, विल यू गिव मी योर पेन फॉर ए डे रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। चलिए मुख्य बिंदु पहले जान लीजिए क्या क्या हैं, तभी आपको रूल समझ में आएगा।
डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, ये भी जान लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद कामा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग प्रथम शब्द कैपिटल से लिखा जाता है। ये सब इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आपको कैपिटल लेटर आता है, पंचुएशन आप जब आता है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करके कामा फुल स्टॉप ये सब लगाओ, तो डायरेक्ट स्पीच में भी आपको वहाँ दे देता है, तो उसको भी आपको काम देगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम, ठीक है, सामान्य रूल। चलिए रूल देखते हैं। सामान्य रूल का मतलब एक ऐसा रूल जो हमेशा आपको काम देगा, ठीक, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, सब में काम देने वाले रूल को हम सामान्य रूल कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि मुख्य रूप से 3 आएगा, जैसे टेंस परिवर्तन है, प्रोनाउन परिवर्तन है, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये सामान्य रूल कहलाते हैं क्योंकि इसका प्रयोग आपको हमेशा ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य रूल क्या है, उसके बाद स्पेशल रूल यानी विशेष नियम क्या है उसको भी देखेंगे। विशेष नियम मतलब जो असर्टिव के लिए अलग रहेगा, इंट्रोगेटिव के लिए अलग रहेगा, जैसे कंजक्शन वगैरह वो सब में अलग अलग रहता है, ठीक। तो सामान्य नियम देखते हैं। इन्वर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा, इनडायरेक्ट स्पीच में पहली बात तो सामान्य नियम ये कि इन्वर्टेड कामा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, चाहे जिस प्रकार का वाक्य बनाएंगे सब में इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्ट में तो रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट में कामा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। एक बात जान लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब जिसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। शब्द बदल सकते हो, सेड टू को टोल्ड कर सकते हो, लेकिन है तो वही टेंस ना। सेज टू को टेल्स कह सकते हो, लेकिन मतलब टेंस वही रहेगा, केवल शब्द आप बदल सकते हो। सेज टू का टेल्स कर सकते हो, से टू का टेल कर सकते हो, से टू का टोल्ड कर सकते हो, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। अगला है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। मतलब भाव के अनुसार मतलब जिस तरह से अर्थ निकलेगा, भाई प्रार्थना रहेगा तो रिक्वेस्टेड कहोगे, बताया जाएगा, टोल्ड पूछा जाएगा तो आस्क्ड, इस सब में बदल दोगे। पांचवा नियम कह रहा है कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी पश्चात यानी बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर इत्यादि जो भी कंजक्शन रहेगा जिस तरह का, असर्टिव है तो दैट, नाइट, इफ या वेदर, इंट्रोगेटिव है तो ठीक है, और इस समय से डब्ल्यूएच का भी प्रयोग होता है। तमाम कंजक्शन आपको बताए जाएंगे आगे जो भी लगते हैं, इनका आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन लगेगा। छठवीं बात है कि टेंस एवं प्रोनाउन और टाइम व पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। मतलब टेंस बदला जाता है, प्रोनाउन बदला जाता है, टाइम और पोजीशन यानी स्थिति को बताने वाले शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे समय में जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है ना, ये सब होता है। ईयर का देर हो जाता है। तो इस तरह से तमाम सारी बातें होती हैं, आपको परिवर्तन आगे पढ़ाए जाएंगे। आगे देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटा गया है। मतलब अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं जिनका आपको इनडायरेक्ट पढ़ना है। पहला असर्टिव सेंटेंस है, कोष्टक में दिया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट माने कथन, इसको हम कथन सूचक वाक्य कहते हैं क्योंकि असर्ट माने क्या होता है, कहना, कथन करना। तो असर्टिव से बना है कथन सूचक शब्द, स्टेटमेंट इसमें रहता है। स्टेटमेंट मतलब किसी की कही हुई बात अफर्मेटिव या निगेटिव में स्टेटमेंट रहता है इसमें। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन इसमें किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें कमांड्स या रिक्वेस्ट, ठीक है, आदेश या प्रार्थना, ये सब पे आते रहेंगे, आदेश, सलाह, प्रार्थना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में गुड विशेज यानी शुभकामनाएं अक्सर दी जाती हैं, जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको भला करें, आप दीर्घजीवी भी सब, ठीक है, इच्छा, शुभकामना, श्राप, ये सब बातें पाई जाती हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मतलब विस्मयादिबोधक, ठीक है, वाक्य में या विस्मय सूचक वाक्य में स्ट्रांग फीलिंग्स आती हैं, मतलब दिल में उठने वाली अचानक जो हमारी तीव्र भावनाएं होती हैं। स्ट्रांग माने तीव्र, फीलिंग्स माने भावनाएं, जैसे अत्यधिक दुख की भावना, सुख की भावना, ये सब, घृणा की भावना, एलास, हुर्रे, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये सब 5 प्रकार के वाक्य हैं, एक एक प्रकार के पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेज। एक बात जान लीजिए, असर्टिव सेंटेंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रकार के सेंटेंसेज आ जाएंगे, क्योंकि सब में रूल्स यही हैं, थोड़ा सा चेंज आपको प्रोनाउन परिवर्तन और सेड या सेड टू किस्म बदलेंगे उतना करना पड़ेगा। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस के रूल्स हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस माने कथन सूचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन का ज्ञात होता है, किसी बात का कथन ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में लिखी हुई क्रिया से सेज या सेड को नहीं बदलते, इसको नहीं हम बदलेंगे। दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि क्रिया के बाद कर्म भी हो तो प्रीपोजिशन टू लगा रहता है।
तो से टू रहेगा, सेज टू रहेगा या सेट टू लिखा होता है, तब से टू को टेल, सेज टू को टेल्स और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। बात समझ में आया? मतलब इनके बाद अगर टू नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे, अगर रहेगा तो बदलेंगे। बदलेंगे अभी तो से टू को हम टेल में करेंगे, ठीक है, सेज टू को टेल्स और सेट टू को टोल्ड। टेंस नहीं बदलेगा लेकिन शब्द टू के नाते इनको हम बदल देंगे। अगला रूल क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद एक कामा लगा रहता है, उस कामा को हटाकर वहाँ दैट हम लगा देंगे सर टू सेंटेंस में, यानी कामा हटा के कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट, क्योंकि कामा थोड़ा सा रुक कर कहा जाता है तो लगता है अल्प विराम, अल्प माने थोड़ा सा, विराम माने रुकना, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, इनडायरेक्ट में कहते चले जाएंगे, तो इसलिए की का प्रयोग हिंदी में आता है तो दैट लगा देंगे उसके लिए। आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ कि इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं। तो मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा लिखा रहता है इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 5वां रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन का नियम अति महत्वपूर्ण है। यह टेंस परिवर्तन केवल तभी होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट में हो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो ध्यान ये देना है कि टेंस परिवर्तन भी होगा लेकिन तब जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टेंस बदलते समय क्रिया का स्वरूप बदलता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार होता है। अब देखिए टेंस कैसे होता है उसको देख लेते हैं। परिवर्तन, यदि कोई सहायक क्रिया ना हो तो मुख्य क्रिया की फॉर्म देखते हैं। मतलब कोई सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया की आप फॉर्म देख लीजिए, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो टेंस आपको ज्ञान होगा। यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो उसे सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। यदि मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में है तो उसमें हाइड लगा के थर्ड फॉर्म कर देते हैं। एक बात जान लीजिए कि अगर सहायक क्रिया नहीं रहेगी तो केवल 2 टेंस ही हो सकता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म रहेगा या तो एस रहेगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव में ही रहेगा, तभी सहायक क्रिया नहीं रहेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सेकंड ही लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड रहता है, सेकंड फॉर्म अगर सहायक क्रिया नहीं है तो उसको हम ऐड के साथ थर्ड फॉर्म बदल देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। क्लियर? इस तरह से होता है। दूसरा नियम देखते हैं, उपनियम। यदि कोई सहायक क्रिया है तो उस सहायक क्रिया को ही बदल दिया जाता है, फिर मुख्य क्रिया को नहीं बदलते हैं। यह परिवर्तन भी इसी प्रकार होता है, यदि फर्स्ट फॉर्म में हो उसे सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और यदि सेकंड फॉर्म हो तो उसमें हाइड लगा के थर्ड फॉर्म कर देते हैं। सहायक क्रिया में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, इसे डू डज है, ठीक है। सहायक क्रिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो उसमें डू डज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो सहायक क्रिया बदलेगी तो डिड हो जाएगा, बाकी मेन फॉर्म जो है उसके साथ डू डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे। तो इस तरह से आराम से टेंस बदल देगा। और ये भी कह रहे हैं कि सेकंड फॉर्म कर देते हैं, हाँ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो उसे हाइड लगा के थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड रहेगा तो उसको हम डिड सहायक क्रिया भले है लेकिन वो डू डज का ही सेकंड फॉर्म है, तो डिड रहेगा तो हम उसको हाइड के साथ क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक, पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में डिड रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हाइड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया? इतना ध्यान देना। तीसरा उपनियम क्या करें, यदि एक से अधिक सहायक क्रियाएं हों तो पहले सहायक क्रिया को ही बदला जाता है। एक से ज़्यादा सहायक क्रिया हैं तो पहले सहायक क्रिया को क्या करेंगे, हम बदलेंगे। एक से ज़्यादा सहायक क्रिया जैसे मतलब ये है कि जैसे मान ला हैज बीन है, ठीक, तो हैज बीन, हैज को हेड कर दीजिए, बीन रहने दीजिए, ठीक है। बिल भी है तो बिल को उड़ कर दीजिए, बी रहने दीजिए, ठीक। तो मतलब एक से ज़्यादा पार्ट में हो सहायक क्रिया तो हम कहते हैं पहले पार्ट को बदलेंगे, बाकी सब उसके साथ वैसे रहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। अभी वैसे मैं एग्जाम्पल थोड़ा नहीं है तो बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए, आप सुनिए। अगला उपनियम क्या करें, यदि एक से अधिक सहायक क्रिया तो पहली सहायक क्रिया कोई बता देते तो बता दी। चौथा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में हैड, यूज टू, हैड बेटर, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट टू का प्रयोग हो तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक मतलब कि मॉडल एग्जालरी में आते हैं ये सभी क्रियाएं, विशेष प्रकार की सहायक क्रिया ये भी है, तो इनमें हम बदलेंगे नहीं। तो मॉडल एग्जालरी की केवल आप 2 सहायक क्रिया आप याद कर लीजिए जो बदला जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। मे रहेगा तो आप माइट कर देना, और कैन रहेगा तो कुड कर देना, बाकी किसी में बदला नहीं जाता, बदलना जरूरी नहीं है।
आगे है, ये यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई शाश्वत सत्य मतलब सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आदत संबंधी तथ्य या कहावत या ऐतिहासिक तथ्य हो तो क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। ठीक, तो ये टेंस परिवर्तन का अपवाद है कि सदा सत्य रहने वाली बात, आदत, कहावत, ऐतिहासिक सत्य हो तो बदलेगा नहीं टेंस। उपनियम नंबर 6 देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हेन या इफ से बनने वाला कोई एडवर्ब क्लॉज भूतकाल में दिया हो तो उस क्रिया में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे व्हेन और इफ से कभी कभी दो वाक्य आते हैं ना, जैसे व्हेन ही वाज रीडिंग आई वाज स्लीपिंग, इफ ही हैड नॉट कम, ठीक है, आई वुड नॉट हैव गॉन देयर, इस तरह से होता है। तो मतलब कि ये क्या होता है कि दो बातें लिखी जाती हैं। ग्रामर का रूल क्या है, वैसे तो पास्ट परफेक्ट में दो बातें रहती हैं तो टेंस बदलते नहीं हैं, लेकिन इफ़ या व्हेन से अगर कोई बात क्लॉज आ गया, दो बातें रहेंगी, इफ़ या व्हेन से, यदि या जब से, तो एक वाक्य और रहेगा, तो पास्ट टेंस में भले ही पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया लेकिन बदलेंगे नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हो या कंटिन्यूस में किसी में हो तब भी नहीं बदलेंगे। बाकी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का तो वैसे ही नहीं बदला जाता। तो चलिए एग्जाम्पल आएगा तो आप अच्छे समझोगे। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग फटाफट, निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे हम। पहला डायरेक्ट स्पीच है, पहले किताब के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, समझेंगे कैसे बना है, आप भी समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको एक्सरसाइज बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए रूल एग्जाम्पल्स आप फटाफट देखिए। पीपुल से, लोग कहते हैं द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून, मिनिस्टर जो है बहुत जल्दी विजिट करेंगे, मतलब भ्रमण पर आएंगे या मिलने जाएंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए से, पीपुल सब्जेक्ट है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बताया क्या गया, से आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, टेंस बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलेगा तो हम क्या करेंगे, दैट लगा के क्या किए, इसलिए जोड़ दिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, ही सेज इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज, तो सेज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो इसलिए यहाँ भी हम दैट लगा के जोड़ दिए, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस परिवर्तन नहीं होगा। आगे ही सेड राम हैज़ पास्ट, तो उसने कहा कि राम पास हो गया। अब यहाँ क्या देख रहे हो, ही के बाद सेड है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो पास्ट की किसी में हो तो टेंस बदला जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या, सेड के बाद देखिए दैट लगा दिए हैं, हैज़ का क्या कर दिए हैं, हाइड कर दिए हैं, क्योंकि हैज़ क्या है, हैज़ माने हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, हैज़ का क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हैज़ का सेकंड फॉर्म हाइड होता है। ये बता दें कि फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म बदलेंगे, इस दृष्टि से देखा जाए तो हैज़ है, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, हाइड होता है। अगला, दे से टू अस, अब यहाँ से एक साथ टू है ना, तो से टू को टेल कर देंगे, अस दैट लगा देंगे इन। अब यहाँ देखिए इंडिया हैज़ का हैज़ ही रहेगा, क्योंकि से टू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, देख सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ का हैज़ ही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा, दैट लगा केवल जोड़ देंगे, से टू का टेल। आगे रीना सेज टू मी ही हिज फादर इज इल, सेज टू का क्या कर दिए, टेल्स कर दिए, क्योंकि सेज टू का टेल्स होता है, दैट लगा दिए और हर फादर इज इल सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि टेंस परिवर्तन नहीं होगा, यस ये इस फॉर्म है। आगे आप देख लीजिए, ही सेड टू हर द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट सून, अब यहाँ क्या, सेड टू का टोल्ड कर दिए, पास्ट टेंस में है तो इसलिए दैट लगाने के बाद एग्जामिनेशन की बिल का क्या कर दिए, वुड कर दिए, पास्ट टेंस अपने आप हो गया, क्योंकि बिल है ना, बिल सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। फ्यूचर के चारों रूपों में आपको ध्यान देना है, बिल को वुड, सेल को शुड करना है। ही विल से द स्कूल वर्क इज कम्प्लीट, तो विल से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर में रहने पर भी टेंस नहीं बदलता है, तो दैट लगा के आप जोड़ दीजिए, आगे कुछ करना नहीं है। आगे है ही सेड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो सेड पास्ट टेंस है, सी सेड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो यहाँ दैट लगा के जोड़ेंगे तो अब आर का वर्ब भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई इज एम आर को वाज वर्ब में बदल देंगे, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म वाज या वर्ब होता है, ठीक है। तो आगे है भाई बर्ड्स बहुवचन है तो उसके साथ आ रहा है, तो इनडायरेक्ट में भी बर्ड्स बहुवचन रहेगा तो वाज तो लगेगा ना, उसके साथ वर ही लगेगा। आगे किरण सेड टू मी मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश इन क्लास एक्स मतलब 10 10th, तो किरण सेड टू मी तो किरण टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, मिस्टर गुप्ता टीचर्स का क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, क्योंकि भाई पास्ट टेंस है, ठीक। अगला
दे सेड मेनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटल फील्ड, तो दे सेड पास्ट टेंस है तो सेड दैट लगा देंगे, मेनी सोल्जर्स डाइड का हैड डाइड हो जाएगा, क्योंकि डाइड सेकंड फॉर्म है तो उसके आने पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लगा बदलते हैं। ये चीज़ आपको बताया गया, यानी पास्ट इनफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बदले गया। यू सेड टू देम, तो यू टोल्ड देम दैट सी वाज का देखिए क्या है, वाज जो है आपका सेकंड फॉर्म है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म में इसको वाज को हम सेकंड रहता है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, बी से ही वाज बना है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, हैड के साथ लगा देंगे। ठीक, या ऐसे भी जान लीजिए कि वाज पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाता है। तो आप टेंस के हिसाब से समझिए या वर्ब के फॉर्म के हिसाब से ही समझ लीजिए, दोनों बातें लिखी हुई। ठीक, आगे ही सेड दे डू नॉट नो द एड्रेस, तो यहाँ सेड पास्ट टेंस है तो दैट लगा दिए, दे डू नॉट का क्या कर दिया जाता है, डिड नॉट, डू नॉट सेकंड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड नॉट होता है। या ऐसे जान लीजिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को पास्ट इनडेफिनिट में बदलेंगे तो डू नॉट प्रेजेंट इनडेफिनिट लगता है, पास्ट इनडेफिनिट डिड नॉट। आगे आपका है ही सेड माला डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट माला डज नॉट का डिड नॉट कर दिया जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आगे है ही सेड, यहाँ भी दैट लगाएंगे, पास्ट में है तो द पेशेंट डिड नॉट का हैड नॉट, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है तो हैड नॉट के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड नॉट काम। फादर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अब यहाँ क्या है कि पिता ने कहा धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आगे क्वेश्चन में देखिए दिया भी गया है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ माने शाश्वत सत्य है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो घूमती थी, घूमती है, घूमती रहेगी, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसको टेंस में हम बदलते नहीं हैं। अगला है ही सेड टू राधा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये हैप्चुअल एक्शन है, मतलब हैप्चुअल ट्रूथ है, मतलब आदत संबंधी बात है, सत्य है कि भाई कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो उनकी आदत है, तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए टेंस भी नहीं बदलेंगे कि भौंकते थे कर देंगे, बार्क तो गलत हो जाएगा, और उसमें क्या धरती घूमती है तो घूमती थी कह दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आज भी घूमती है, तो सदा सत्य रहने वाली बात है ना, और आदत है तो आदत भी हम कुत्तों की भौंकने के तो उसको भौंकते हैं ही कहेंगे, इंडिफिनिट टेंस में ही यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लिखते हैं, इतना भी आपको ध्यान देना। और अगला है ही टोल्ड, सॉरी हाँ, तो इसको इसका तो हो गया है, ही टोल्ड राधा दैट डॉग्स बार्क, ठीक है, दैट लगा के जोड़ देंगे। ये सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हैप्चुअल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी भाई एक कहावत है, प्रॉवर्ब है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इसको भी हम दैट लगा के जोड़ देंगे। आगे देखिए आपका है द टीचर सेड अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर, हैप्चुअल ट्रूथ है, तो द टीचर सेड दैट लगा के जोड़ देंगे हम, दैट अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर, अकबर एक महान सम्राट था। ठीक है, तो ये भी बात सत्य ही है, तो अकबर एक महान सम्राट था। ठीक है, आगे है तो इसमें परिवर्तन नहीं किया गया इसलिए। अगला है ही सेड व्हेन इट वाज रेनिंग, उसने कहा जब बारिश हो रही थी, ए गर्ल वाज गोइंग एलोन ऑन द रोड, तो एक लड़की अकेले सड़क पर जा रही थी। अब यहाँ क्या है, व्हेन से दो क्लास लिखा गया है ना, तो पास्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन रहता है, तो उसको हम टेंस बदलते नहीं है, इतना सिंपली आप जान लीजिए। पास्ट परफेक्ट में दो आता है ना, कॉन्टिन्यूस में भी दो कार्य का वर्णन रहेगा, या इंडेफिनिट में तो व्हेन या इफ से अगर शुरू रहेगा, दो कार्य का वर्णन रहता है तब व्हेन या इफ से शुरू रहता है, तो उसमें हम बदलते नहीं, इतना ध्यान देना, तो क्योंकि अभी नियम नहीं था, एडवर्ब क्लॉज व्हेन या इफ से शुरू होता तो नहीं बदलते हैं। तो जब व्हेन या इफ से जैसे जो दो बातें लिखी जाती है, तो जिसमें व्हेन या इफ रहता है उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, और अगले वाले को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, मुख्य वाक्य। ठीक, तो इसको हम बदलेंगे नहीं। तो ही सेड दैट व्हेन इट वाज रेनिंग ए गर्ल वाज गोइंग एलोन ऑन द रोड, सेम टू सेम देखिए वैसे लिख दिया गया है। ठीक, अगला ही सेड इफ ही वर एट दिस पोस्ट, उसने कहा यदि वह इस पद पर होता, ही वुड डू द सेम, तो वह वैसा ही करता। तो इसमें भी क्या ही इफ़ ही वर एट दिस पोस्ट, तो ये भी क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, दो बातें हैं ना इफ से, एक क्लॉज इसमें लिखा गया, एक आगे लिखा, तो इसमें भी हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम दैट लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, भले पास्ट में है। आई होप आपको सारे रूल्स और नियम समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज आपको हल कर लेना है कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम आपको इस सारी एक्सरसाइज चार के चारों बताएंगे, तो इसलिए आप चैनल पे जुड़े रहिए, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबकी मदद हो सके।